हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पाठ सच्चा तीर्थ यात्री। ठीक है, इस पाठ को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर लिया है, इसके लिखित प्रश्न कर लिए हैं, सारे मौखिक प्रश्न कर लिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं व्याकरण बोध। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक का नाम है सोन चिरैया, क्लास 8, पाठ है सच्चा तीर्थ यात्री, और हम लोग करने जा रहे हैं पीछे का व्याकरण यानी कि ग्रामर पोर्शन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। ठीक है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो सोच रही है ना, उसी के पीछे ये सारी एक्सरसाइज दी हुई है। अब देखिए, कारक जो थे हम लोग पढ़ चुके थे, कारक चिन्ह और कारक कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक बार वापस से मैं बताती हूँ आपको। कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, है ना, ने जो बोल रही हूँ ना, ये चिन्ह है साथ में। कर्ता तो कारक हो गया और इसका चिन्ह को होता है ने। मैंने कहा था इस तरह याद रखना है, इसको आपको रटना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, है ना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है, बस ये अगर आपको याद रहेगा कारक के प्रश्न तभी आप कर पाओगे, है ना, क्योंकि अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो में, पर होता है। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे बच्चों, है ना। तो पिछले वीडियो में जाके एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, हमें क्या करना है, कारक चिन्ह को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। तो रेखांकित हमने कारक चिन्ह को भी साथ में उत्तर में लिख लिया है। तो पहला जो आपका वाक्य है, चलते चलते दोनों मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे, है ना। अब इसमें उत्तर हमें क्या बताना है, कारक चिन्ह क्या है इसमें, छोटे से गांव में, है ना, में, और इसमें कारक चिन्ह क्या होगा, अधिकरण कारक। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, अधिकरण कारक, क्योंकि में आ गया। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर। दूसरा वाक्य देखिए, एफएम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया, है ना। तो ये तो पहला ही कारक का भेद है, कर्ता कारक, कर्ता ने, है ना, एफएम ने, है ना। तो कर्ता ने अपने साथ बहुत सा, यानी एफएम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। कारक चिन्ह हो गया ने और कर्ता कारक है इस वाक्य में। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया, है ना। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। तो के जो है मैंने बताया था संबंध का, की, के याद रखो, है ना। काकी बोलते हैं ना चाची को, तो वो भी तो हमारा उनसे संबंध होता है। तो संबंध कारक को याद रखने का ये बहुत आसान तरीका है, काकी, है ना, संबंध का, की, के अपने आप याद आ जाएगा। के तो मोस्टली यही आता है, रा, रे, री भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि का, के, की का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया, तो यहाँ पर के है जो कि कारक चिन्ह है, और संबंध कारक यहाँ पर होगा। अगला देखिए बच्चों, घ, एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। अब देखिए यहाँ भी का, की आ गई ना, की, का, की, तो क्या हो गया, संबंध कारक। फटाक से देख लो कि संबंध कारक, जहाँ काकी आ गई वहाँ संबंध कारक होगा, और कारक चिन्ह की है। ठीक, चलिए ये पहला प्रश्न इस तरह से हमने कर लिया। अब दूसरा देखते हैं प्रश्न क्या है। दूसरा है बच्चों कि कोई, किसी और कुछ। ठीक है, कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों क्या समझते हैं हम इससे, अनिश्चय शब्द का क्या मतलब होता है। देखिए, निश्चय का मतलब कोई बात जब हमें निश्चित रूप से यानी पक्का पक्का पता होती है तो वो तो निश्चय हो जाता है, निश्चयवाचक। अनिश्चय इसी का उल्टा, हम डाउट में होते हैं ना, हमें कोई चीज़ निश्चित रूप से नहीं पता होती है। अरे देखो, दरवाजे पे कोई है, कभी कभी घर में हम ऐसे कहते हैं ना, देखो
खटखट की आवाज़ आ रही है, नॉक हो रहा है, कोई आया है। अब हम क्या होता है, हमें ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, ये निश्चित नहीं है कि कौन आया, पर कोई तो है, तो ये होता है अनिश्चय। तो कोई, किसी और कुछ जो सर्वनाम के शब्द हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, ठीक है? कोई और किसी का प्रयोग, और इसमें भी देखिए 3 शब्द आपको बताए, कोई, किसी और कुछ। अब इनमें से पहले जो है कोई और किसी, वो उन दोनों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है ना? प्राणीवाचक यानी जो जीवित हैं, जो मनुष्य हैं प्रायः उन लोगों के लिए किया जाता है, जबकि कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और कीट पतंगों के लिए किया जाता है, ठीक है? निर्जीव वस्तुओं के लिए और इसी के साथ साथ कीट पतंगों के लिए भी हम इसका कुछ, जो कि एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसका प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए, आपको उसमें क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। देखिए वाक्य बनाने बच्चों, अब इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। देखिए जैसे उदाहरण दिया है, वर्षा में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो कुछ यानी कोई चीज़, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई मकान नहीं दिख रहा है, कोई पेड़ नहीं दिख रहा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है ना, ऐसा। तो यहाँ पर कुछ का प्रयोग हुआ है, तो ये जीव जंतु नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ का प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो कुछ है, ये प्राणीवाचक के बारे में स्पष्ट नहीं बताता है। अब दूसरा देखिए, सिपाही ने देखा कि दुकान के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। अब देखो ये बच्चों, हम लोग जब वाक्य पढ़ते हैं तो ये तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया कि कोई खड़ा है यानी कोई ना कोई इंसान खड़ा है ना? कोई ना कोई इंसान खड़ा है ना? या कोई जानवर भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन इस तरीके से स्पष्टता अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि कोई, पर कौन है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है ना? इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, क्योंकि निश्चित नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंसान जैसा कोई खड़ा है ना? इस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। अब हमें क्या करना है आगे, कोई, किसी और कुछ का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, है ना? एक-एक वाक्य तो मैंने यहाँ बना दिया है बच्चों आपके लिए। एक-एक आपको मुझे बना के कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप अच्छा सा वाक्य बनाएँगे, मैं आपको बिग क्लैप दूँगी। देखिए, कोई, किसी और कुछ का प्रयोग करते वाक्य बनाइए। कोई, तो पहला वाक्य जो हम बनाया है, कोई भी इस काम को नहीं करना चाहता, है ना? कभी-कभी ऐसे आप लोग को प्रोजेक्ट में मिल जाता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में आप कहते हैं कि मैं खुद ही करूँ सब, कोई भी इस काम को नहीं करना चाहता है ना? इस तरीके से कहते हैं। मैम भी कभी-कभी कह देती है ना कि कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है, तो यानी किसी का नाम नहीं लिया, कोई भी हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं, किसी। किसी का रुमाल यहाँ गिरा पड़ा है ना? अंदाज से हमने एक बना दिया वाक्य, ऐसा कैसा भी वाक्य बना सकते हैं। किसी का रुमाल यहाँ गिरा पड़ा है। अब किसी यहाँ पर इंसान के लिए तो होगा, रुमाल तो इंसान ही लेगा बच्चों, है ना? डॉगी थोड़ी रुमाल लेके चलता है। या कोई कीट पतंग भी नहीं चलता है ना? तो किसी और कोई, इससे हमें प्राणीवाचक का बोध हो रहा है। अब देखिए तीसरा जो है, कुछ। कुछ से हमें बनाना है, दाल में कुछ काला है। कई बार ऐसे कहा जाता है ना, दाल में कुछ काला है, यानी समथिंग इज सस्पिशियस, कुछ तो गड़बड़ है, अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? यानी कि दाल में कुछ काला है। तो इस तरीके के जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कुछ का प्रयोग होता है। अगली चीज़ देखते हैं क्या है। अब देखिए, इसी में तीसरा जो आपका व्याकरण संबंधी बात है, वो है नकारात्मक शब्दों का या निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग। देखिए, न, नहीं, मत का प्रयोग, ये तीनों ही निषेधवाचक शब्द हैं। निषेध मतलब मना करना, नकारात्मक करना, है ना कहना। निषेधवाचक का मतलब ये होता है नेगेटिव, है ना? परंतु इनके प्रयोग में भिन्नता होती है। अब 3 शब्द, तीनों ही नेगेटिव हैं, तीनों ही निषेधवाचक बता रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमें कहाँ करना होता है, इसे हम देखेंगे शुद्ध रूप से कैसे प्रयोग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले न का प्रयोग। यदि जिमी अपने मित्र बॉब को न पकड़वाता तो वह देशद्रोही कहलाता। अब देखिए न का प्रयोग यहाँ पर किस तरह से, नीचे इन्होंने खुद भी समझाया किताब में, देखिए अभी पहले इनका समझ लेते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न का प्रयोग आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्यों में किया जाता है
है ना? इस तरीके से जैसे कि एक मुहावरा भी है ना बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा, ना बजेगा बाँस, नहीं क्या है, ना बजेगी बाँसुरी, है ना? तो इस तरह का एक मुहावरा है, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, है ना? हाँ, ये है मुहावरा। तो उसमें भी न का प्रयोग होता है। इस तरीके से न का प्रयोग संकेत करना किसी चीज़ की तरफ या संदेह के वाचक वाक्यों में इस तरह का प्रयोग होता है। जनरली आप पहचान जाएँगे, वो ईज़ी होता है ना? दूसरा उदाहरण देखिए, शायद आज हड़ताल न हो, है ना? अब इसमें हम संदेह प्रकट कर रहे हैं एक तरह से कि शायद आज हड़ताल ना हो, है ना? ऐसा कह रहे हैं। अब देखते हैं नहीं का प्रयोग। निषेधवाचक वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है ना? इसमें बिल्कुल ही जो है पूर्णतः निषेधवाचक वाक्य में दिखाई जैसे जैसे उदाहरण देखिए, जैसे तुम जिम में नहीं लगते, है ना? तुम जिम में नहीं लगते, ठीक है? और भी इस तरीके से हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं मत का प्रयोग। आदेशवाचक निषेध की सूचना देने वाले वाक्यों में मत का प्रयोग किया जाता है ना? अभी हमने क्या देखा, इसमें निषेध का प्रयोग होता है जब हम नहीं कहते हैं, और मत जब आदेश होता है, किसी काम को न करने का आदेश होता है। और इधर देखिए, नहीं में आदेश नहीं है, केवल मना करा जा रहा है, का ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना हो दिख रहा है। नहीं का प्रयोग हम तब करते हैं, मुझे खाना नहीं खाना है ना? मैं ये काम नहीं करूँगा। इस तरीके के हम नहीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आदेश दिया जाता है, आदेशवाचक निषेध, है ना? तो कोई भी विदाउट यूनिफ़ॉर्म नहीं आएगा, है ना? आदेश देती ना मैडम, तो वो होता है। अब देखिए, इसमें आदेशवाचक निषेध की सूचना देने वाले वाक्यों में मत का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष, अब ये देखो एक और हिंट है इसमें, एक तो हो गया आदेश दिया जा रहा है, तब हम मत का प्रयोग करते हैं, और प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ मत का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि बच्चों देखो, एक आपको एक बताती हूँ, एक तरीका बताती हूँ। जब हम आदेश दे रहे हैं ना, तो आदेश हमेशा सामने जो कोई होता है उसको दिया जाता है, तुम ऐसा मत करो, है ना? तो वो हमेशा जो सामने होता है वो कौन होता है? एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ध्यान है क्या? संस्कृत में पढ़ते हैं ना। अब एक बार और चलो आपको रिवाइज करा देती हूँ। प्रथम पुरुष क्या होता है? जो स्वयं होता है। मतलब प्रथम पुरुष आई, है ना? और अन्य थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, और मध्यम जो हमारे सामने होता है, जिससे बात आमने सामने हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ मत का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल मध्यम पुरुष के साथ ही मत का प्रयोग होगा, यानी तुम के साथ ही केवल इसका प्रयोग होगा मत का। जैसे मैं अपने लिए कहूँगी कि मैं खाना मत खाऊँगी, ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैं तो कहूँगी कि मैं खाना नहीं खाऊँगी, लेकिन अगर मैं किसी और से कह रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ, तो तुम खाना मत खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो तुम के साथ का प्रयोग होगा। जैसे तुम भागने की कोशिश मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, तो यहाँ मत का प्रयोग हुआ है। आ गया, समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी बात नहीं समझ में आती है और समझना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको खूब अच्छे से समझा दूंगी और भी समझा दूंगी। अगला देखिए, न, नहीं और मत का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें खुद से भरने हैं इसमें। अब देखो, तुम मेरे मित्र हो। अब न सही होगा या नहीं या मत, अब तीनों लगा के देखते हैं। चलो, तुम मेरे मित्र मत हो, मत हो, है ना? यहाँ तुम तो है, लेकिन क्या है? आदेश थोड़ी है इसमें, इसलिए तुम के साथ मत का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आदेश नहीं है। तो तुम मेरे मित्र नहीं हो, है ना? सिंपल निषेधात्मक वाक्य है ये, आदेशवाचक नहीं है ना, कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। ठीक है? दूसरा देखिए, तुमने मुझे डैश बताया कि तुम पुलिस अफसर हो, तो तुमने मुझे मत बताया, नहीं मत थोड़ी होगा यहाँ पर, तुमने मुझे नहीं बताया, है ना? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम पुलिस अफसर हो, है ना? इस तरह से यहाँ लगेगा। आगे देखिए, अब ये देखिए, पुलिस से भागने की कोशिश मत करो, हाँ यहाँ पर होगा मत, आदेश दिया जा रहा है ना, निषेधात्मक, खबरदार ऐसा मत करना, तो यहाँ पर मत का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए,
डैश लिखा हुआ है, बॉब जानता था और डैश ही जिमी की जिंदगी उन्हें इस मोड़ पर ले आएगी। तो ना बॉब जानता था और ना ही जिमी की जिंदगी उन्हें इस मोड़ पर ले आएगी। है ज़्यादातर न देखिएगा, उसमें दो वाक्यों का जुड़ाव होता है, ज़्यादातर प्रायः ऐसा देखने में आता है। अब अगला देखिए, जिमी ने बॉब को देशद्रोही के रूप में देखने की कल्पना भी नहीं की थी, है ना, नहीं की थी, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। चलिए अगला आपके पास है चौथे नंबर का, जो इसमें प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, है ना। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, बहुत ही ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अलग से मैंने आपका जो व्याकरण के लेसन्स करवाए हैं कुछ, और मैं करवा भी रही हूँ, उनमें हम लोग सारी एक एक व्याकरण के एक एक चीज़ को हम लोग लेते जाएंगे और डिटेल में उसमें भी हम समझाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें केवल अपनी पुस्तक के पीछे जितना जितना दिया हुआ है ना व्याकरण, उतना ही कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि सभी तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, कुछ को लगता है भाई जितने में काम चल जाए उतने में ही पढ़ना है, तो जैसे चाहो आप पढ़ो। कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, कुछ आगे तक अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे हिंदी में विद्वान बनने के लिए पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा ज्ञान ले लेना चाहते हैं। तो सभी के लिए आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अब देखिए 8 भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, है ना। अब यहाँ आपकी किताब में देखो क्या लिखा है, यहाँ हम निम्नलिखित 4 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 में की इस किताब में 4 ही प्रकारों के अध्ययन के लिए आपको कहा गया है, तो हम भी इतना ही पढ़ेंगे। तो पहला है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक आप समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल स्टेटमेंट होता है ना, उसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से बात या कार्य के होने का ज्ञान हो, है ना, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य से क्या होता है, किसी बात का ज्ञान ही तो होता है किसी काम के होने का, है ना। वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह, है ना, इसी को तो वाक्य कहते हैं। शब्दों को जोड़ के जब एक सार्थक यानी कि एक अर्थपूर्ण चीज निकल के आती है, कुछ मीनिंग बनता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। और जिन वाक्यों से हमें किसी बात के या कार्य के होने का ज्ञान होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बॉब जिमी की प्रतीक्षा कर रहा था, है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। अब दूसरा देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। अब निषेध आपने अभी पीछे भी देखा, निषेध का मतलब न करना, किसी चीज के लिए मना करना, यानी कि एक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात अथवा कार्य के होने का निषेध होता है, निषेध यानी मना होता है, ये काम मत करो, ऐसा होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जिन्हें नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे तुम जिमी तो नहीं लगते हो, है ना, मोहन नहीं पढ़ता है ना, इसमें हम नहीं इस तरीके की नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत सिंपल है, प्रश्नवाचक वाक्य तो होगा तो आपको सबसे पहले तो बच्चों दिमाग ही मत लगाना, पीछे देखना क्वेश्चन मार्क बना हुआ है क्या। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इस बात को गांठ में बिठा लो, गांठ बांध लो बच्चों, ठीक है। केवल प्रश्नवाचक वाक्य चेक करो और लिख दो बेहिचक, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको चेक करना है। तो अब ये देखिए, क्या आप रुकोगे उसके लिए, है ना, प्रश्न पूछ रहे ना, तुम कहाँ गए थे, प्रश्न है। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो हम उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखिए विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मय, विस्मय शब्द से मतलब कोई विस्मय करना, आश्चर्य करना, है ना, इस तरीके के इन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें केवल आश्चर्य नहीं होता, देखो जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा
आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। ये जो एक डंडी लगाई है और इसके नीचे एक बिंदी है ना, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। तो ये लगा होता है, इससे हम पहचान जाते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। इस तरह के वाक्यों में जैसे उदाहरण देखो इसमें दिया, बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। या इस तरीके से, ओह ये क्या हो गया, अरे तुम कहाँ से आ गए, वाह हम लोग गेम जीत गए, है ना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, उन्हें विस्मयवाचक कहते हैं और उनके आगे क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो देखो ये भी आप इससे पहचान लोगे। इजी हो गया ना बच्चों। एक में ना है, एक में क्वेश्चन मार्क है, एक में एक्सक्लेमेशन है और एक सिंपल सेंटेंस है। 4 तरह के हमने पढ़े। इजी हो गया ना। अब देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। अब हम लोग जो भी पढ़े हैं ना बच्चों, वाक्य के भेद, उन्हीं को हमें बताना है। तो एफएम अकेला ही चल दिया, पहला वाक्य सिंपल सेंटेंस। इसमें ना तो न लिखा है, देखो पीछे सिंपल क्या है, फुल स्टॉप। अरे ये तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, तो दोनों तो हुए ही नहीं। फिर इसमें कहीं नहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये निषेधात्मक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये सिंपल वाक्य होगा। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। नहीं आ गया बच्चा, नहीं, न, मत जैसे दिख जाए बस लिख दो निषेधवाचक वाक्य। क्या टेंशन है, कुछ नहीं, मजे से लिख दो, ठीक है। आगे देखो, स्त्री ने पूछा आप लोग कौन है। ओहो, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ गया। बस क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब प्रश्न आ गया। प्रश्न आ गया तो हो गया प्रश्नवाचक। क्लियर है ना बच्चों। आगे देखिए, गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे, है ना। कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना इसमें क्वेश्चन मार्क है, ना इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे 4 प्रकार के बहुत अच्छी तरीके से। अलग से जब मैं वाक्य पढ़ाऊँगी तो मैं ये 8 तरह के वाक्य इसी तरह से समझा दूँगी। अब ये 4 अच्छे से समझ लो। अब हम 9th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं ना, फिर उसमें वहाँ 9th में आप चले जाओगे तो आप ये वाला हमारा वीडियो हमारा जो चैनल पे 9th क्लास पढ़िएगा, ठीक है। और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बच्चों बन जाओगे आप हिंदी के टॉपर्स। अब क्या करना है, थैंक्स करना है मुझे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतने ध्यान से प्यार से पढ़ा, उसके लिए बच्चों थैंक्स, है ना। आपके लिए मेहनत करती है मैम, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको जो भी वीडियो बने फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।